औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास होप ऑल ऑफ यू वेरी वेल। तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है वो 311 पे है डिसऑर्डर्स के। डिसऑर्डर्स कौन सी ख़राबियाँ हैं जो आपको ब्लड के लिहाज से फेस करनी पड़ेंगी। सबसे पहले ल्यूकेमिया है जिसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं, जिसे नाम से ज़ाहिर है ल्यूकोसाइट्स मींस वाइट ब्लड सेल्स का ये डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि अब नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स की जो है वो ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, अनकंट्रोल प्रोडक्शन होती है कि वो कंट्रोल में नहीं होती, उसके जीन्स जो है बेसिकली उनमें तब्दीली आती है। तो हम यहाँ पर दो तरह के सेल्स बनेंगे, एक माइलोजीनियस सेल्स बनेंगे, एक लिम्फोजीनियस सेल्स पड़ेंगे। माइलोजीनियस आपके वो सेल्स होते हैं जो ब्लड के अंदर रहते हैं, जैसे आपके न्यूट्रोफिल्स हैं, असिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, ये आपके ब्लड के अंदर ही रहेंगे। ये वो वाइट ब्लड सेल्स हैं जो ब्लड के अंदर रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं माइलोजीनियस। लिम्फोजीनियस सेल्स वो होते हैं जैसे बीटी लिम्फोसाइट्स जिन्हें हम बोलते हैं, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं लिम्फोजीनियस सेल्स। तो बेसिकली इन दोनों सेल्स की किसी भी एक की तरफ जेनेटिक चेंजिंग्स आती हैं, उन चेंजिंग्स आने की वजह से हमारे अंदर म्यूटेशन कहते हैं सडन चेंजिंग्स को। म्यूटेशन किसे कहते हैं? सडन चेंजिंग्स को। तो इनके जीन्स के अंदर जब सडन चेंजिंग्स आती है तो बेसिकली ये क्या करते हैं, इनकी अनकंट्रोल प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जब इनके अंदर प्रोडक्शन अनकंट्रोल प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो ये कैंसर सेल्स बना देते हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्लड कैंसर, क्योंकि ये नॉर्मल सेल नहीं होते। ये अगर नॉर्मल सेल होते फिर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं था। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल सेल्स नहीं है, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल हैं, मीन्स जिनको अभी अभी ये मेच्योर नहीं हुए, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। ठीक है, तो इमेच्योर सेल्स हैं, और जब ये सेल्स क्या करेंगे, इनको भी प्रॉपरली अपने किसी फंक्शन का पता नहीं होता। तो जब ये, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स जो हम माइलोजीनियस सेल्स बोलते हैं, ये बोन मैरो के अंदर बनते हैं, ये बोन मैरो के अंदर बन रहे होते हैं। जब बोन मैरो के अंदर माइलोजीनियस सेल्स बन रहे हैं, जब इन्हीं के जीन्स के अंदर जो है वो तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाएंगी, तो इसका मतलब क्या है कि बोन मैरो सेल्स ने लार्ज नंबर में सेल्स बनाने हैं, तो ये एबनॉर्मल सेल्स को ही बनाता जाएगा और पूरी की पूरी बॉडी अंदर स्प्रेड करता जाएगा। और जब ये एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स जब ये स्प्रेड होंगे तो ऑब्वियसली उनको जब अपने फंक्शन का ही नहीं पता कि वो सिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, क्योंकि आपने इनके फंक्शन का पिछली दफ़ा पढ़े हैं कि बेसोफिल्स जो है वो हेपेरिन प्रोटीन जो है वो रिलीज़ का हेपेरिन प्रोटीन बनाता है या रिलीज़ करता है, जिसका काम करता है ब्लड क्लॉटिंग को इनहिबिट करना। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसको अपने फंक्शन का नहीं पता, तो ये क्या करेगा, हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी इफेक्ट कर रहा होगा, उनको भी नुकसान पहुंचा रहा होगा, जिसकी वजह से हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, अब जो वाइट ब्लड सेल्स है वो कंप्लीट डिफरेंशिएट नहीं होते, तो वो डिफेक्टिव होते हैं, डिफेक्टिव तरीके से बन रहे होते हैं, पूरी बॉडी के अंदर फैल रहे होते हैं। अब जो ल्यूकीमिया है जिसे हम ब्लड कैंसर बोलें, ये डिपेंड करता है कि कौन सा सेल जो है वो डिफेक्ट हो रहा है। आपका न्यूट्रोफिल्स अगर डिफेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब न्यूट्रोफिलिक ल्यूकीमिया कहलाएगा। अगर सिनोफिल्स में सारी चेंजिंग्स हो रही हैं, इसका मतलब वो सिनोफिलिक ल्यूकीमिया कहलाएगा। अगर बेसोफिल्स में ये चेंजिंग्स हो रही है, इसका मतलब वो बेसोफिलिक ल्यूकीमिया कहलाएगा। ये आपके माइलोजीनियस सेल्स हैं जिन्होंने ब्लड स्ट्रीम के अंदर रहना होता है, इन्होंने लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर नहीं जाना। तो लिम्फोजीनियस सेल्स आपके लिम्फेटिक मोनोसिटिक और लिम्फेटिक ल्यूकीमिया में आपके टीबी लिम्फोसाइट्स आता है, जिन्होंने ब्लड स्ट्रीम के बजाय लिम्फोसाइट्स में लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर होना होता है, फ्लूइड वाले सिस्टम में एंटर होना होता है। ये बहुत सीरियस डिसऑर्डर है। ठीक है, अब इसके दो ही ट्रीटमेंट, या तो पेशेंट जो है वो अपने नॉर्मल ब्लड के साथ अपने ब्लड को एक्सचेंज करवा ले, डोनर से ले ले ब्लड और एक्सचेंज करवाता रहे, यह करे बोन मैरो को चेंज कर दे, ताकि क्योंकि हम बेसिकली तो दिलें तो बोन मैरो में जो माइलोजीनियस सेल्स हैं उनके अंदर आ रही हैं, हमने जड़ को ख़त्म करना है, तो हम क्यों ना बोन मैरो ही नॉर्मल डाल लें अंदर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थैलासीमिया। थैला का मतलब होता है सी। ठीक है, और हीमा मीन ब्लड, इसमें अब आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो बेसिकली एबनॉर्मलिटीज़ आ रही हैं, उसके जेनेटिक्स में तब्दीलियाँ आ रही हैं, जेनेटिकली डिसऑर्डर्स हम पढ़ रहे हैं, जीन्स के डिसऑर्डर्स। इसे हम कोलेज एनीमिया भी कहते हैं, क्योंकि इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे हमारे पास वो बी कोले थे। ठीक है, और जो डॉक्टर थे वो चाइल्ड डॉक्टर थे। ठीक है, ठीक है, इसे हम पता है पेडिट्रिशियन। ठीक है, ये किसी हम कहते हैं चाइल्ड डॉक्टर को। इट इज़ जेनेटिकली ट्रांसमिट हीमोग्लोबिन एबनॉर्मलिटी, ये क्या जेनेटिकली ट्रांसमिटेड है, मीन इसकी भी जीन्स के अंदर बेसिकली जो हैं वो हो रही होती हैं तब्दीलियाँ, जिसकी वजह से आपके एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि रेड ब्लड सेल्स जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज पे सबसे पहले कहाँ बनते हैं, स्प्लीन और लीवर में बनते हैं, बाद में ये बोन मैरो में बनना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, बोन्स के अंदर बनते हैं बाद में ये। तो इसमें बेसिकली इसकी निशानी क्या है कि स्प्लीनोमेगली होते हैं, मीन्स आपकी जो स्प्लीन है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होना शुरू हो जाती है, इनलार्ज होना शुरू हो जाती है, इसकी वजह से ब्लड प्रॉपरली नहीं बनता। ठीक है, इसके अलावा आपके बोन्स के अंदर तब्दीलियाँ और स्किन के अंदर तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। अब इसके भी दो ट्रीटमेंट्स हैं कि ब्लड जो पेशेंट है अपना ब्लड चेंज करवा ले, या करें कि बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करवा ले, बोन मैरो चेंज करवा ले, लेकिन ये एक्सपेंसिव है, इसमें 100% क्योर भी नहीं है। ठीक है, बेसिकली इसमें जो हीमोग्लोबिन है ना, जो हीमोग्लोबिन है वो डिफेक्टिव है, उसके जीन्स डिफेक्टिव है, वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बना रहे। कैसे नहीं बना रहे, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है
तो हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारी जो बेबी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो एफ़ होता है। एफ़ का मतलब है फीटल हीमोग्लोबिन है, जो मदर से ब्लड को आपके चाइल्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा होता है। उसके अंदर सिर्फ एफ चेन प्रेजेंट होती है, जो बीटा चेन है वो प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि बीटा चेन ही वो चेन है इसलिए हीमोग्लोबिन जो बेसिकली जो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरिंग करने वाले पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होने वाले हीमोग्लोबिन बनाने होते हैं, और वो तो बनते ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ओडिमा। ओडिमा क्या है कि आपका जो सेल है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जो सेल के अंदर बाहर जो फ्लूइड है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, होता है अगर ये इंट्रासेलुलर ओडिमा होगा, इसका मतलब क्या, इंट्रा का मतलब अंदर, तो आपके सेल के अंदर वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के जरिए एंटर होता रहता है, जिसकी वजह से सेल की जो मेम्ब्रेन्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, और सेल के अंदर जो काम है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ऑब्वियसली जब पानी ज़्यादा भरेगा उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब होंगी, उनका डिप्रेशन मीन्स कमी आएगी, मेटाबॉलिक सिस्टम जब प्रॉपर्ली एक्टिवेट नहीं होगा, प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा, वो वीक हो रहा है, इसका मतलब आपकी एनर्जी नहीं बन रही, तो न्यूट्रिशन की लेक हो रही है, आपके सेल्स को प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं जा रही है, आपके टिश्यूज़ को प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं जा रही, ना एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, स्पेशली जो पोटाशियम पंप है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करता, क्योंकि सेल्स का पूरा निज़ाम ही अंदर धर्म भरम हो गया, आपके पानी जो है वो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो एक्स्ट्रासेलुलर एडीमा क्या होता है कि सेल के बाहर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है। ठीक है, सेल के इर्द गिर्द पानी जो है वो बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होते हैं आपके जो टिश्यूज़ के दरमियान वाली स्पेसिस होती हैं। ठीक है, उसके अंदर जो है वो सेल पानी बहुत ज़्यादा चल जाता है, उसे हम एक्स्ट्रासेलुलर एडीमा बोलते हैं, जिसके अंदर पानी जो है वो सेल के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है कि ब्लड कैपिलरी से जितना भी फ्लूइड है वो निकल के बाहर सेल के इर्द गिर्द जो है उसकी लीकेज हो रही होती है। ठीक है, और दूसरा इसका वजह क्या बनती है, इसकी वजह से लिम्फेटिक सेल जो है, लिम्फेटिक फ्लूइड जो हैं वो आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो हैं, जो आपके टिश्यूज़ के इर्द गिर्द जो फ्लूइड है उसको एब्जॉर्ब करना जो है वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो इस इंटरस्टिशियल जो स्पेसिस होती हैं, जो टिश्यूज़ के इर्द गिर्द स्पेसिस हैं, सेल के बाहर वाली स्पेसिस है, उनके अंदर ही फ्लूइड रहता है, लिम्फेटिक के अंदर जाता ही नहीं है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर रीनल डिटेंशन, कि आपका जो किडनी है, रीनल का मतलब किडनी है, किडनी जो है वो वाटर और साल्ट को प्रॉपर्ली रीअब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से यूरिन के अंदर प्रॉपर्ली वाटर और साल्ट नहीं जा रहा होता, हमारे ब्लड के अंदर पूरे का पूरा आयन जो है वो तब्दील हो जाते हैं, आयन जो है उनको आयन और मिनरल्स की कंसनट्रेशन जो है वो चेंज होकर रह जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जाहिर बात है अगर ब्लड के अंदर आयन और मिनरल्स की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो गई है तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर के बढ़ने से हमारी हार्ट बीट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ तक आपने डिसऑर्डर करने हैं, और होमवर्क में आपने एक्स्ट्रा सेलुलर एडीमा और इंट्रा सेलुलर एडीमा के दरमियान डिफरेंस लिखना है। फी मान लो।